हैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस खित्ते में क्या है। देखें जी, गुज़श्ता क्लास में हमने आइन टैलबोट साहब की एक कोटेशन को डिस्कस किया कि जहाँ वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द प्रिजनर ऑफ इट्स ओन ज्योग्राफी। ये एक एस्पेक्ट था। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर पाकिस्तान को ये ज्योग्राफी दी गई है, तो पाकिस्तान इस ज्योग्राफी से फ़ायदा भी उठा सकता है और पाकिस्तान को इस ज्योग्राफी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह के जज़्बात का इज़हार करते हैं स्टीफन फिलिप कोहेन साहब और वो ये कहते हैं कि जब while history has been unkind to Pakistan, its geography has been a greater source of strength for Pakistan. कि हमारी जो रीजनल इम्पोर्टेंस है या इस रीजन के अंदर जिन चीज़ों को जिन फैक्टर्स को हमने कैश करवाया हुआ है उसके अंदर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। हम अल्लाह की तरफ से एक ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं कि जिस लोकेशन के अंदर बैठ के हम इस खित्ते की इस रीजनल जो रीजनल थिएटर है उस थिएटर के अंदर एक अनडिनाएबल, एक अनपैरेलल, अनमैचेबल रोल प्ले कर रहे हैं और अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस रोल को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि हम वो रोल किस-किस तरह प्ले कर रहे हैं। देखें जी, सबसे पहली बात, लिंक बिटवीन एनर्जी इन रिच एंड पीपल इन रिच कंट्रीज। देखिए जी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हमने उसकी बात की, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एनर्जी, गैस एंड ऑयल के रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा। कैस्पियन सी अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। मसला क्या है? मसला ये है कि इस खित्ते के अंदर पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, ठीक है? ये जो सेंट्रल एशियन आपके पास रिपब्लिक्स हैं, इनके अंदर पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। छोटे-छोटे से साफ-सुथरे से मुल्क हैं। अब वो एनर्जी किसको बेचें? ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ, तो हमारे पास जो हमारा खित्ता है, इस खित्ते के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? इस खित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है एनर्जी डेफ़िसिट, कि यहाँ पे एनर्जी की बहुत शदीद ज़रूरत है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे एनर्जी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो लॉजिकल है ना कि इन दोनों के अंदर के ताल्लुकात बनने चाहिए इन मुल्कों के। ठीक है? तो जब हम ये बात करते हैं कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बनने चाहिए, तो ज़रा आप मैप पे बड़े गौर से देख के बताएँ कि सेंट्रल एशिया तक सेंट्रल एशियन स्टेट्स को साउथ एशिया तक आते-आते एक ही मुल्क है कि जहाँ से गुज़रना पड़ेगा और वो मुल्क है प्यारा पाकिस्तान। यानी अगर साउथ एशियन कंट्रीज ये चाहते हैं, अगर साउथ एशियन कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो एनर्जी गेन करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो उनको आना पड़ेगा थ्रू पाकिस्तान। अच्छा, ये तो बात होगी सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज की। अगर इंटरनेशनल कंट्रीज भी चाहते हैं तो ज़रा साउथ एशिया से जो है वो गैस वगैरह लें या एनर्जी रिसोर्सेज लेना चाहें, तो उनमें से भी वो मुल्क कि जो वाया यूरोप नहीं आ सकते, उन्हें वाया पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास एक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान इस खित्ते में कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। इस खित्ते के अंदर 2 ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। यानी इस खित्ते का जो इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर है और इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के इशू के ऊपर एक दूसरे के सामने आमने-सामने न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप पे आए हैं। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप क्या है? कि बस अभी चला है एटम बम, ठीक है? जैसा कि हमारे पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्लिंटन की एक कोटेशन भी मौजूद है कि जो कहते थे कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि रीजन के अंदर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी वो एक्सटर्नल लोग कि जो यहाँ पे आना चाहेंगे, अगर वो इस रीजन के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उनको पाकिस्तान और इंडिया को इक्वली डील करना पड़ेगा, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तीसरा, अफगान पीस प्रोसेस। देखें, अभी रिसेंटली एक डील साइन हुई है अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान। कल मैं खबर देख रहा था कि अफगान हुकूमत ने मजीद तालिबान कैदियों को रिहा भी किया है, ठीक है। लेकिन इस पीस डील के अंदर दो बातें। पहली बात, इस पीस डील ने तकरीबन 20 साल की जंग को ख़त्म किया है। शायद अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी जंग को इसने ख़त्म किया है। वो अमेरिका जो तमाम तर टेक्नोलॉजी के होते हुए
दूसरे मुल्कों का साथ होते हुए इकोनॉमिक जो है वो जाइंट होते हुए, एक बहुत बड़ी दुनिया की पहली इकोनॉमिक पावर होते हुए, उस अमेरिका को भी 20 साल के बाद भी अफगानिस्तान के अंदर कोई खासा कामयाबी नहीं मिल सकी। और फिर उसने दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया। दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट क्या किया? उसने कहा कि अफगान तालिबान को या वो जो यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो जब पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही है तो एक ही मुल्क है जो उनको हैंडी नजर आया, एंड दैट कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का रोल तालिबान के साथ टॉक्स में या तालिबान के साथ निगोशिएशन में एक ऐसा रोल है जिसको तारीख कभी भी डिनाई नहीं कर सकती। अब ये वाला जो रोल है, ये पाकिस्तान अगर प्ले कर रहा है तो ये शो करता है कि पाकिस्तान किस हद तक खित्ते के अंदर मैटर करता है। यहाँ पर हम रीजनल ट्रेड की बात करते हैं तो रीजनल ट्रेड के अंदर भी पाकिस्तान एज अ कॉरिडोर सर्व करता है। कैसे? देखिए, इस रीजन में 2 से 3 ही बड़े मुल्क हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश हैं। बाकी छोटे-छोटे मुल्क हैं। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो, कासा थाउजेंड के नाम से एक चीज़ मैं बताऊँ। कासा थाउजेंड एक डील है और सेंट्रल एशियन साउथ एशियन it stands for Central Asian and South Asian एनर्जी डील है कि जिसके तहत जो सेंट्रल एशियन और साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। वंस अगेन पाकिस्तान से गुजरेगी, ठीक है। बल्कि इसके अंदर तो वो किर्गिस्तान से, फिर ताजिकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान से और फिर पाकिस्तान से गुजर के वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक आएगी। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वंस अगेन ये गुजर पाकिस्तान से रहा है। तो पाकिस्तान इस खित्ते की ना सिर्फ ट्रेड कॉरिडोर है बल्कि पाकिस्तान इस खित्ते का जो है एनर्जी कॉरिडोर भी है। सेम गोज विद तापी। तापी है जनाब तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। तो अब अगर इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी भी वो तुर्कमानिस्तान से अगर ले रहा है तो वो पाकिस्तान के रास्ते से होती जा रही है, ठीक है। फिर पाकिस्तान की एक और सिग्निफिकेंस है इस खित्ते में, वो अब रहती सहती जो है वो सीपैक की वजह से आ रही है कि वो सीपैक जो सिर्फ और सिर्फ रीजनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा रहा बल्कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा है। हमें 2030 की शी जिनपिंग की वो डिबेट भी नजर आती है, वो तकरीर भी नजर आती है कि जिसमें वो पूरी दुनिया को कहते हैं कि लेट्स ज्वाइन हैंड इन हैंड फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। यानी वो पूरी दुनिया को एक कलेक्टिव फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वो जो एक कलेक्टिव फ्यूचर की बात हो रही है, अब हमें वो भी नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो वन बेल्ट वन रोड के ऊपर है और वन बेल्ट वन रोड का ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, दैट इज सीपैक। तो अब हमें सीपैक की एक्चुअलाइजेशन और सीपैक की सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान को उसकी जियोपॉलिटिकल वजह से मिली है वो नजर होती हुई नजर आ रही है, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रही है। तो अब पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ रीजनल एक प्लेयर नजर नहीं आ रहा बल्कि ग्लोबल प्लेयर भी नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीबूटिंग अफगान पॉलिसी। हमें ज़रा अपनी अफगान पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बड़ा इमीडिएटली, बड़ा शार्पली, बड़ा स्ट्रांगली अफगान पीस चाहिए। अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारी जो तवज्जो है वो एक बॉर्डर से कम होगी। जब एक बॉर्डर से तवज्जो कम होगी इसके बड़े सारे फायदे हैं। पहला फायदा इकोनॉमिकल फायदा। कैसे? वो जो हम वॉर ऑन टेररिज्म करते हुए आ रहे हैं और अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो टेररिज्म रुक जाएगा। टेररिज्म रुकेगा तो जो हमारा पोरस बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर गार्ड करना बहुत मुश्किल बात है। वो पहाड़ी इलाका है, उसका ट्रेन ईजी नहीं है। जब उसका ट्रेन ईजी नहीं है, वहां पे मुश्किलात है, तो वो पोरस बॉर्डर है, उसको इन्फिल्ट्रेट करना, लोगों का यहाँ से वहां जाना, उसको रोकना 100% मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो हमारी तवज्जो उस बॉर्डर से कम हो जाएगी, हमारा जो एक्सपेंडिचर उस बॉर्डर पे खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन हो जाता है तो वो जो हमारा एक ख्वाब है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को लिंक करेंगे वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो ट्रांजिट रूट हमें मिल जाएगा अफगानिस्तान से। दो बातें। तीसरी बात,
अगर अफगानिस्तान के अंदर पीस हो जाता है तो आ, हमारे पास एक नई मार्केट डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान अभी जंगो जदल से निकला हुआ मुल्क है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। तो पाकिस्तान के पास एक नई मार्केट बन जाएगी कि पाकिस्तान उसको अपने हमसाए के अंदर से एक मार्केट दे दे। ठीक है जी। तो हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रीबूट करने की, रिकंसिडर करने की जरूरत है। दूसरा, पीस विद इंडिया। देखें, अगर हमारा इंडिया के साथ पीस हो जाता है, जो कि आजकल तो फौरन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमने इसको किसी तरीके से मेंटेन करना है, हमने इस पीस को किसी तरीके से एक्वायर करना है। इंडिया के साथ पीस होने का मतलब ये है कि एक, ऑब्वियसली ट्रेड, दूसरा अमन, पीस। पीस मिलेगा, इंडिया भी अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर फोकस कर सकेगा, पाकिस्तान भी अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर सकेगा। तो अगर दोनों के दरमियान पीस इंश्योर होता है वन वे और अनदर वे, तो उसका फ़ायदा किसको है? रीजन को फ़ायदा, पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक चैलेंज है कि पाकिस्तान ज़रा इंडिया के साथ कैसे डील करता है। तीसरा, अब पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि वो यूएसए जो हमें वॉर ऑन टेरर के दिनों में कहा करता था कि हम उसके ग्लोबल नेबर हैं। दूसरा, वॉर ऑन टेरर अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, हमें चाहिए यूएसए। ठीक है। तीसरा, यूएसए इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है उधर हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। उन्हें यूएस के साथ जो रिलेशन है उनको रीबूट करने की जरूरत है, रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है। फैक्टर ईरान सऊदी बैलेंस, देखिए इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज जरा हम इसको एक और डोमेन और नजरिए से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ईरान और सऊदीया दोनों साउथ एशिया में नहीं आते, तो फिर ईरान सऊदीया बैलेंस करके पाकिस्तान को क्या मिलेगा? मिलेगा, क्या मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर पहले जरा हम सेक्टेरियन रीजन को डिस्कस करते हैं। सेक्टेरियन रीजन क्या है? देखिए, सऊदीया बिलोंग्स टू अ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट, ईरान बिलोंग्स टू सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा ही है जी। बट पाकिस्तान होस्ट बोथ स्कूल ऑफ थॉट, हमारे पास दोनों स्कूल ऑफ थॉट की पॉपुलेशन है। तो अगर ईरान और सऊदीया के अंदर तो अगर ईरान और सऊदीया के अंदर इनबैलेंस होता है और दोनों तरफ वायलेशन होती है, जो कि हमें नजर आ रही है यमन वॉर के अंदर और हमें नजर आ रही है सीरियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर, तो वहां से जो सेक्टेरियन फ्लेम होगा, जो सेक्टेरियन सेंटिमेंट होगा, ऑब्वियसली उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान को भी जरा एक सेक्टेरियन जो है वो रिफ्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो हमारे पास ये चैलेंज है कि हम ईरान सऊदीया बैलेंस करके रखें ताकि तरह हमारे अंदरूनी मामला ठीक रहे। दूसरा, बैरूनी मामला। बैरूनी मामला कैसे देखें? अगर ईरान सऊदीया दोनों के अंदर बैलेंस होगा तो पाकिस्तान के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। जब पाकिस्तान के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो जरा गौर से देखें, सऊदीया के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और ईरान के भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो वो जो एक कंपटीशन आ रहा है रीजन के अंदर, पाकिस्तान जरा उस रीजन की कंपटीशन को ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकेगा। अच्छा, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अब हम आते हैं जरा इंटरनल फैक्टर्स की तरफ कि इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं। वो कौन, देखें, बार बार घूम फिर के बात हुई है कि एक्सटर्नल पॉलिसी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल पॉलिसी। तो अगर हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो हम एक्सटर्नली ज्यादा अच्छी प्रोजेक्शन दे सकते हैं, अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। कैसे? वो जरा अभी हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सीपैक सेक्टराइजेशन। देखें ये क्या है? हमने एक ख्वाब देखा है और हम अब सब कुछ उसी ख्वाब के अंदर झोंक रहे हैं। हम हर बात को सीपैक से लिंक करना शुरू हो गए हैं। व्यवस्था की है सीपैक के साथ, जो हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो हमने पब्लिक वेलफेयर सोची है कि सीपैक के आने से यहाँ पे नौकरियां पैदा होंगी, सीपैक के आने से यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करेगी, सीपैक के आने से यहाँ से एग्रीकल्चर डेवलप करेगी, सीपैक के आने से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे ग्रास रूट लेवल तक जाने चाहिए। आम से आम आदमी को भी सीपैक का फायदा पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीपैक का फायदा अगर आम से आम आदमी को भी पहुंचेगा तो आसान होगा गवर्नेंस करना। मुल्क के आम आदमी के हालात जब अच्छे होंगे तो मुल्क के हालात अच्छे होंगे। जब मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो मुल्क एक बेहतर और स्ट्रॉन्गर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेगा रीजन के अंदर। दूसरा, अगर सीपैक
हमें आके मजबूत करता है, तो फिर रीजन के अंदर हम मजबूत होते हैं, फिर हम रीजन के ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लेयर बन के सामने आते हैं। तो सीपैक का जो ख्वाब है, उसको एक्चुअलाइज़ करना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान के। फिर गवर्नेंस चैलेंजेस आते हैं। देखिए गवर्नेंस चैलेंजेस क्या हैं? ये जो आज की मॉडर्न स्टेट्स है ना, इनका एक बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है कि मॉडर्न स्टेट्स अब इस चीज़ पे यकीन करती हैं कि कोई भी स्टेट कितनी पावरफुल है, इसका अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जाएगा कि वो कितनी बड़ी मिलिट्री रखती है, या वो कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरीके से एनर्जी किस-किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। किसी भी कौम के तरक्की का अंदाज़ा इस चीज़ से नहीं लगाया जाएगा कि नंबर्स में वो कितनी ऊपर है, बल्कि इस चीज़ से लगाया जाएगा कि वो मुल्क अंदर से कितना खुशहाल है, उस मुल्क के शहरी कितने सेफ हैं, उस मुल्क के शहरी कितने वेलफेयर्ड हैं, उस मुल्क के शहरियों को कितने बेनिफिट्स हैं, क्या तालीम हर एक तक पहुँच रही है, क्या सेहत हर एक तक पहुँच रही है। क्योंकि मॉडर्न स्टेट्स है ना, ये अपनी स्ट्रेंथ अंदर से जनरेट करती है, बाहर से नहीं जनरेट करती। एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं इनको पावरफुल बनाते, इनको इंटरनल फैक्टर्स पावरफुल बनाते हैं, इंटरनली ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो पाकिस्तान जब तक अपने गवर्नेंस की इशू सॉल्व नहीं करेगा, पाकिस्तान के लिए बाहर रीजन में एक अच्छा प्लेयर बनना उतना ज़्यादा सूटेबल या उतना ज़्यादा पॉसिबल या फोर्सिएबल नहीं है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने इंटरनल इशूज को डील करना पड़ेगा, और फिर लास्ट और हमारा यूनिवर्सल इशू और हमारा हमेशा का इशू, एंड दैट इज प्रिवेंटिंग इकोनॉमी। ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये जब तक स्मूथ ड्राइव पे नहीं आएगी, स्ट्रेट नहीं चलेगी, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आएगा, तब तक मुमकिन नहीं है कि हम रीजन के अंदर एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर सकें।